नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का 18वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, जहां पहला ऑप्शन है आपका कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। दूसरा है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तीसरा है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। और चौथा है आपका श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। विकासशील देशों में प्रचंड बेरोजगारी अक्सर मौजूद होती है, जिनकी बड़ी आबादी श्रम में अधिशेष का सृजन करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से को विकसित करने के लिए सहायता दिया है। आपका ऑप्शन है कृषि फार्म, दूसरा कुटीर उद्योग, तीसरा है मध्य और लघु उद्योग, चौथा है बड़े पैमानों पर उद्योग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा मध्य और लघु उद्योग। यहाँ पे है राज्य वित्त निगम एसएफसी, राज्य वित्त निगम एसएफसी संतुलित क्षेत्रीय विकास, उच्च निवेश, अधिक रोजगार उत्पादन और उद्योगों के व्यापक स्वामित्व को सुनिश्चित करने में सहायक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। हालांकि यहाँ पे प्रमाण जो है क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आपका प्रमाण की उपाधि जो है टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा आपका कि किस आपके प्रतिहार राजा ने आदिवरा, ठीक है, यहाँ पे किस प्रतिहार राजा ने आदित्य के भागशाली प्रमुख वरदान का अवतार का धारण किया था। आदित्य के भागशाली प्रमुख वरदान अवतार की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे आता है प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे मिहिर भोज, और मिहिर भोज विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवरा और आदित्य के भाग्यशाली प्रमुख वरदान अवतार की उपाधि धारण की थी, जिससे उन्होंने अपने कुछ सिक्कों पर भी अंकित कराया था। एक अन्य प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो वत्स राज्य के पुत्र थे और कन्नौज पर विजय के बाद शाही खिताब पदम परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपका परमेश्वर को प्रमाण लिखा है, जिसके कारण आपका नागभट्ट द्वितीय होगा। परमेश्वर को प्रमाण लिखा है, जिसके कारण यहाँ पर नागभट्ट द्वितीय होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 7 जुलाई, दूसरा है 12 जुलाई, तीसरा है 15 जुलाई और तीसरा है 17 जुलाई। तो यहाँ पे 7 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है 7 जुलाई। आपका अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य यह है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दूसरा है रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। तीसरा है दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। और चौथा है वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। विषुव जिसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, एक ऐसा समय बिंदु होता है जिस पर दिन और रात्रि लगभग बराबर होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इक्विनॉक्स का शाब्दिक अर्थ होता है समान। इक्विनॉक्स का शाब्दिक अर्थ समान होता है। विषुव शब्द संस्कृत से है और इसका अर्थ दिन और रात्रि के समान होने से है। इक्विनॉक्स शब्द लैटिन भाषा शब्द के एक्वेंस मतलब समान और नॉक्स मतलब रात्रि। एक्वेंस मतलब समान प्लस नॉक्स मतलब रात्रि, समान रात्रि से लिया गया है। किसी क्षेत्र में दिन और रात की लंबाई को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक भी होते हैं। 20 मार्च और 22 सितंबर के आसपास विषुव वर्ष में 2 बार घटित होता है। यहाँ पे 20 मार्च और 22 सितंबर को लगभग दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है चौथा, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यहाँ पे सुनते हैं, भारत की भूमि सीमा पाकिस्तान के साथ पश्चिम से जुड़ी हुई है, चीन, नेपाल और भूटान पूर्वोत्तर में, और म्यांमार म्यांमार एवं बांग्लादेश पूर्व में जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर में, आपका नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका और आसपास है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका अमृतसर, दूसरा है आनंदपुर साहिब, तीसरा है आपका तलवंडी और चौथा है पटना साहिब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को लाहौर के पास तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पंजाब, वो जो वर्तमान पंजाब में पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण चंद दास बेदी था, जो मेहता कालू नाम से लोकप्रिय थे, और माता का नाम तृप्ता था। वह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से सबसे पहले गुरु थे। आपका अगला क्वेश्चन है, 48वें विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है फ्रांस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आपका कि विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक जनवरी 2018 में स्विट्जरलैंड के दाओस में संपन्न हुई। बैठक का विषय था क्रिएटिंग एंड शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चरल वर्ल्ड था। क्रिएटिंग एंड शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चरल वर्ल्ड था। शिखर सम्मेलन में भारतीय दल, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया था, 130 से अधिक प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा दल था यह। अगला आपका है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा है 1955, तीसरा है 1956 और चौथा है 1957। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1957। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलिप्स के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में की गई और इस पुरस्कार का नाम उनके नाम पर रखा गया। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? पहला है आपका उज्बेकिस्तान, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है आपका वियतनाम और चौथा है आपका दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है थाईलैंड। चीन की सीमा दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, लाओस और म्यांमार के किनारे पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। दक्षिण एशिया में भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मध्य में एशिया में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, और उत्तर एशिया में पूर्वोत्तर एशिया में रूस, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया से जुड़ा हुआ है। यह दक्षिणी कोरिया, जापान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ समुद्री सीमाओं का साझा करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पॉलीकट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पहला आपका है पॉलिएस्टर तथा कपास, दूसरा है पॉलिएस्टर तथा ऊन, तीसरा है रेयान तथा कपास, चौथा है रेयान तथा ऊन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पॉलिएस्टर तथा कपास। पॉलीकाट एक कपड़ा है जो कपास और पॉलिएस्टर फाइबर का मिश्रण है। कपास के पौधे से प्राप्त एक प्राकृतिक फाइबर है जो पॉलिएस्टर पेट्रोलियम, कोयला, वायु और पानी से बना सिंथेटिक फाइबर है। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? पहला है वायु, दूसरा है खनिज, तीसरा है वन और चौथा है कोयला। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है वायु। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद है। इसे मानवीय गतिविधियों से कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। इन संसाधनों के उदाहरण है भूतापीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर विकिरण।
अगला आपका है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? पहला है अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 24, तीसरा है अनुच्छेद 32 और चौथा है अनुच्छेद 256। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण लेख के रूप में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया। यह अनुच्छेद यह संविधान पूरा नहीं होगा, यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अगला आपका क्वेश्चन है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा है 1/7, तीसरा है 1/3 और चौथा है 1/4। आपका सही ऑप्शन होता है 1/3। संविधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग आपका 9A पेश किया, जो महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसके अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जानी सुनिश्चित की गई। अर्थात नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन के जरिए हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? पहला है अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में, दूसरा है कार्बनिक पदार्थों के रूप में, तीसरा है सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। पहला है केवल एक तथा दूसरा सही है, दूसरा है केवल 1 और 3 सही है, तीसरा है आपका केवल 2 और 3 सही है और चौथा है 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला, केवल पहला और दूसरा सही है। यहाँ पे सुनते हैं पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन यौगिक को ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट NO2 माइनस में परिवर्तित करता है और फिर नाइट्रेट NO3 माइनस में परिवर्तित करता है। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसके अलावा पौधे कार्बनिक रूप में नाइट्रोजन भी लेते हैं। इस कार्बन युक्त यौगिक मिट्टी में नाइट्रोजन से कार्बनिक अंश को बनाते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ विघटन संयंत्र और पशु अवशेष अपघटन प्रतिरोधी यौगिक और आर्द्रता के अपेक्षाकृत स्थिर उत्पादों के रूप में मौजूद होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध शिशु से माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? पहला आपका पिता माता, दूसरा है आपका पिता माता, तीसरा है आपका पिता माइनस माता और चौथा है कोई संबंध नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है सी, पिता माइनस माता। एक बच्चे को उसके माता पिता से आधा DNA प्राप्त होता है, जबकि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को आधा DNA प्रदान करते हैं। यह यौन निषेचन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए अंडे के साथ शुक्राणु की संलग्नता आवश्यक होती है और दोनों से DNA के संयोजन की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को परिवार का कुछ आनुवांशिक गुण प्राप्त हुआ है, लेकिन यह भी कि एक बच्चा माता पिता से या उसके दादा दादी से आनुवांशिक रूप से अलग होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है अगस्त 2017 में भारत सरकार ने AGIY नाम की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय किया। यह नई योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा था। AGEY में F का क्या अर्थ है? AGEY में यहाँ पे AGEY में E का क्या अर्थ है? यहाँ पे F ले गया गया, यहाँ पे होगा E का क्या अर्थ है? तो पहला आपका एंटरप्राइज है, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है आपका एक्सप्रेस और चौथा है इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आपका सी, एक्सप्रेस। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है एक्सप्रेस।
आपका अगला क्वेश्चन है CSIR-NAL द्वारा रूपांकित किया गया विकसित सारस पीटी इन कितने सीटों वाला यात्री विमान है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 14, तीसरा है 20 और चौथा है 25। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी 14। सारस PT-1N एक 14 सीटर यात्री विमान है जो एक फ्रंट लाइनर एयर स्पोर्स शोध प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सारस के उन्नत संस्करण में विमान में 19 सीटों की क्षमता होगी। अपग्रेड किए गए 14 सीटर सारस PT-1N ने पिछले परीक्षणों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लगभग 11 साल बाद जनवरी 2018 में अपनी टेस्ट की उड़ान पूरी की। आपका अगला क्वेश्चन है 2016-17 के वित्त वर्ष के लिए ऋण के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या था। पहला ऑप्शन है आपका 60.40%, दूसरा है 49.40%, तीसरा है 50.40% और चौथा है आपका 55.40%। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है 49.40%। आपका अगला क्वेश्चन है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई, दूसरा है 26 जुलाई, तीसरा है 21 जुलाई और चौथा है 16 जुलाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका आता है 26 जुलाई। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कारगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है 900 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें 3 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए। तो यहाँ पे आपका होता है कि ओम के नियम के अनुसार आपका इसको सॉल्व करने पे आपका आता है 810 जूल। इसको सॉल्व करने पे आपका आता है 810 जूल। इस प्रकार से आपका भी सही है। यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो I बराबर 0.3A और R बराबर 900 ओम 900 ओम। तो यहाँ पे T बराबर है 10 सेकेंड, इसलिए I बराबर 0 पॉइंट, यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं I बराबर 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 810 जूल। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला 810। आपका अगला आप क्वेश्चन है यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति एक समान है। दूसरा है आपका सरल रेखीय है, तीसरा है आपका असमान है और चौथा है सास्य है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी कि उसकी गति असमान है। गति को समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब एक वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहा जाता है, जबकि जब एक वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे गैर एक समान गति या असमान गति कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। पहला है जलवायु, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है आपका पर्यावरण और चौथा है मौसम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है मौसम। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति इत्यादि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। मौसम थोड़े समय के दौरान वातावरण की स्थिति का वर्णन करता है, उदाहरण के लिए प्रतिदिन या सप्ताह तक का, जबकि जलवायु लंबे समय तक के औसत स्थितियों का वर्णन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है। पहला बिरहा, दूसरा है आल्हा, तीसरा है रसिया और चौथा है लंगूरिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा बी आल्हा। आल्हा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रचलित लोकगीत है। लोकगीत महोबा के राजा परमल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों आल्हा और उदल के वीर कर्मों का वर्णन करता है। इसमें नैतिकता, सभ्यता और कुलीनता के उच्च सिद्धांतों का प्रकाश डाला गया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला है आपका आर्किमिडीज, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चौथा है लुई पास्चर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बेंजाइल पेनिसिलिन की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस चेन के साथ 1945 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगला वीडियो 48 घंटों के अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने बताया था आपको आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज के जरिए कुल आपको 30 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।